बहुत बहुत नमस्कार आप सभी को। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज हम लोग एक छोटे से टॉपिक पर चर्चा करेंगे, प्रियम्बल। हालांकि टॉपिक छोटा नहीं है, प्रियम्बल बहुत बड़ा टॉपिक है। प्रियम्बल यदि हम पढ़ने लगें 2-2.5 घंटे तक का समय लगता है, खासकर आरओ के लिए। लेकिन यहाँ पर 5-7 मिनट पर हम ये चर्चा करेंगे कि जो बातें आरओ के लिए महत्वपूर्ण हैं, जो संभावित हैं, जिनसे प्रश्न बन सकते हैं, उन्हीं पर पूरी की पूरी चर्चा होगी। खैर, प्रस्तावना जब आप पढ़ते हैं तो सबसे पहले आपके मन में यही प्रश्न आता है कि आखिर प्रस्तावना क्या है। तो प्रस्तावना संविधान का परिचय पत्र है, प्रस्तावना संविधान का संक्षिप्त रूप है, प्रस्तावना संविधान का ट्रेलर है। जैसे आप कोई भी मूवी देखते हैं तो मूवी का ट्रेलर पहले लॉन्च होता है, ट्रेलर में मूवी की थीम पता चलती है, पिक्चर कैसी होगी ये आपको अंदाज़ा लगता है। वैसे ही प्रस्तावना पढ़ के आपको ये अंदाज़ा लगता है कि संविधान का क्या स्वरूप है, हम भारत के लोगों को क्या देना चाहते हैं, हम भारत की पॉलिटी को किस नेचर में ढालना चाहते हैं, ये प्रस्तावना पढ़ के आपको पता चलता है। प्रस्तावना के बारे में कुछ कथन है जो आपके यहाँ परीक्षा में पूछे जाते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा कि अगले 5-7 मिनट तक मैं जितनी बातें बोलूँगा सब सवाल हैं, और सवाल के जवाब के परिप्रेक्ष्य में आप ये सारी की सारी बातें सुनिएगा। तो अल्लादी कृष्णस्वामी अय्यर ने प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा। दीर्घकालिक सपनों का विचार इसीलिए कहा कि भारत का क्या भविष्य होगा, भारत के लोगों का क्या भविष्य होगा, ये प्रस्तावना में दिखाई पड़ता है, ये प्रस्तावना में इंगित है। तो हम क्या सपना देख रहे हैं, ये प्रस्तावना में इंगित है, इसीलिए वो दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा गया। कन्हैयालाल मणिकलाल मुंशी ने कहा कि यह संप्रभु प्रजातांत्रिक गणतंत्र की जन्म कुंडली है। जन्म कुंडली क्यों कहा? इसीलिए कहा कि किसी व्यक्ति की जन्म कुंडली जब पंडित जी देखते हैं तो उस व्यक्ति के भविष्य के बारे में बताते हैं। वैसे ही प्रस्तावना संविधान के भविष्य की बात करती है कि हम संविधान में क्या देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। जैसे यदि आप प्रियम्बल पढ़ते हैं तो प्रियम्बल को 4 भाग में बांट के पढ़ा जाता है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट। प्रियम्बल का जो पहला भाग है ये बताता है हम भारत के लोग, यानी संविधान की शक्ति का स्रोत क्या है? जनता। संविधान को शक्तियां कहां से मिलती हैं? जनता से मिलती हैं। प्रियम्बल का दूसरा भाग बताता है कि हम पॉलिटी को किस नेचर में ढालना चाहते हैं, यानी भारत की राज व्यवस्था को हम कैसा बनाना चाहते हैं। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाना चाहते हैं। प्रस्तावना का जो तीसरा भाग है ये बताता है ऑब्जेक्टिव, यानी उद्देश्य। संविधान का क्या उद्देश्य है, हम भारत के लोगों को क्या देना चाहते हैं। तो क्या देना चाहते हैं? न्याय 3 प्रकार का, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता 5 प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, धर्म, विश्वास, उपासना। समता 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा और अवसर की समता। और बंधुता। ये चारों हम भारत के लोगों को देना चाहते हैं। क्या देना चाहते हैं हम भारत के लोगों को? हम भारत के लोगों को देना चाहते हैं न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। न्याय कितने प्रकार का? 3। समानता कितने प्रकार की? 2। स्वतंत्रता कितने प्रकार की? 5। तो 3, 5, 2 ये भी आपके यहाँ एग्जाम में पूछा गया है। बंधुता 1 ये भी पूछा गया सवाल है। चौथा, प्रियम्बल का चौथा भाग बताता है कि डेट ऑफ अडॉप्शन, जिस दिन संविधान को स्वीकार किया गया, आत्मार्पित, अधिनियमित किया गया। और आप जानते हैं कि 26 नवंबर 1949 को संविधान को अधिनियमित किया जाता है, आत्मार्पित किया जाता है। लेकिन संविधान पूर्णतः 26 नवंबर 1949 को लागू नहीं हुआ, बल्कि ये पूर्णतः लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। प्रस्तावना का विचार कहां से लिया गया है भैया? तो प्रस्तावना का विचार अमेरिका से प्रेरित है, यूएस से प्रेरित है। यूएस ऐसा पहला देश था जिसने लिखित रूप से प्रस्तावना को अपने यहाँ शामिल किया, और ये विचार अमेरिका से ही लिया गया है। यदि आप प्रस्तावना की भाषा देखेंगे तो प्रस्तावना की जो भाषा की भावना है, प्रस्तावना की भाषा की भावना, फीलिंग्स ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। कहां से? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। प्रस्तावना में न्याय का आदर्श, कितने प्रकार की न्याय की बात की गई है प्रियम्बल में? 3 प्रकार की न्याय की बात प्रियम्बल में की गई है। तो न्याय का जो आदर्श है ये कहां से लिया गया है? रशियन रेवोल्यूशन से लिया गया है, यानी ये रूस की क्रांति से प्रेरित है। साथ ही साथ अभी मैंने आपको बताया कि प्रस्तावना के उद्देश्यों में स्वतंत्रता, समानता की बात की गई है। तो समानता का आदर्श, स्वतंत्रता का आदर्श, समानता का आदर्श, स्वतंत्रता का आदर्श और बंधुता का आदर्श, ये कहां से लिया गया है? तो ये तीनों फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। कहां से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। यदि पूछा जाएगा प्रस्तावना कहां से, तो अमेरिका से, प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से, न्याय का आदर्श रूस की क्रांति से, और स्वतंत्रता, समानता और बंधुता का आदर्श कहां से प्रेरित है? फ्रांस की क्रांति से प्रेरित है। अगला सवाल, प्रस्तावना, संविधान सभा में प्रस्तावना कैसे निर्मित हुई? तो इसका जवाब ये होगा कि संविधान सभा की एक बैठक थी, महत्वपूर्ण बैठक, 13 दिसंबर 1946 को। और 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की महत्वपूर्ण बैठक हुई, और उसी बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव लेकर आते हैं जिसका नाम होता है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, यानी उद्देश्य प्रस्ताव। और उस प्रस्ताव में यही समाहित किया गया था कि हम भारत को कैसा स्वरूप देना चाहते हैं, भारत के लोगों को क्या देना चाहते हैं। और ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन, जो कि उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है,
वो 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू के द्वारा संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया और उसे संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया। कब स्वीकार किया? 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया और वही आगे चल के उद्देशिका का रूप लेता है या प्रस्तावना का रूप लेता है। ठीक है, अगला सवाल कि क्या प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है, प्रस्तावना में अमेंड हो सकता है? जी हाँ। शुरुआत में इससे संबंधित कुछ केसेज आए, जैसे वेरुवरी केस 1960 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना में संशोधन नहीं हो सकता है, लेकिन केशवानंद भारती केस में यह स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है। प्रस्तावना में संशोधन अनुच्छेद 368 के प्रावधानों के तहत किया जा सकता है। तो क्या प्रस्तावना संशोधनीय है? जी हाँ भाई, प्रस्तावना संशोधनीय है, यानी प्रस्तावना में संशोधन किया जा सकता है। क्या हुआ है? जी हाँ, प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है और वो है 42वां संविधान संशोधन, और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, SSI यानी सोशलिस्ट सेकुलर इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द ये प्रस्तावना में पहले से नहीं थे। ये तीनों शब्द बाद में जोड़े गए। कौन कौन से? समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द बाद में जोड़े गए। तो प्रस्तावना संशोधनीय है। प्रस्तावना में एक बार संशोधन हुआ है। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। अगला सवाल ये बनता है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं? तो वेरुवरी केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, लेकिन केशवानंद भारती केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि प्रस्तावना संविधान का पार्ट है, यानी प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है। और केशवानंद भारती केस में यह बात क्लियर हो गई कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और अगले कुछ केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि प्रियम्बल इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे LIC इंडिया केस। LIC इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। केशवानंद भारती केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ प्रियम्बल, प्रस्तावना क्या कोर्ट में लागू है? प्रियम्बल इज इनफोर्सिएबल इन एनी कोर्ट ऑफ लॉ और नॉट। क्या प्रस्तावना के कंटेंट को किसी भी कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है? जी नहीं। तो प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है, प्रस्तावना प्रवर्तनीय नहीं है, यानी इनफोर्सिएबल नहीं है, या इसे आप कह सकते हैं कि न्यायोचित नहीं है, या इसे दूसरे शब्दों में कहा जाता है कि ये वाद योग्य नहीं है, वाद योग्य नहीं है, न्यायोचित नहीं है। ठीक है, कुछ भी पूछा जाए तो ध्यान रखिएगा, एक ही बात होती है, वाद योग्य नहीं है, न्यायोचित नहीं है, प्रवर्तनीय नहीं है। इसका मतलब यह है कि इसके कंटेंट को कोर्ट में जाके क्लेम नहीं कर सकते। प्रस्तावना में लिखा है कि रसगुल्ला मिलेगा, और रसगुल्ला नहीं मिल रहा है, तो कोर्ट में जाके आप मांग नहीं सकते हैं कि भैया संविधान में लिखा है रसगुल्ला चाहिए, है ना। तो इसके लिए आप क्लेम नहीं कर सकते हैं। तो प्रस्तावना इन्फोर्सिएबल नहीं है, प्रस्तावना जस्टिसिएबल नहीं है। ठीक है, प्रस्तावना हमारे संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को दर्शाती है। यह भी सवाल के रूप में पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा पार्ट है कि जो संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को दर्शाता है। तो प्रस्तावना से संविधान निर्माताओं की सोच परिलक्षित होती है। प्रस्तावना से हमारे संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क झलकते हैं कि हमारे संविधान निर्माता क्या करना चाहते थे, हमारे संविधान निर्माता संविधान को क्या बनाना चाहते थे, कैसा संविधान को हमारे संविधान निर्माता बनाना चाहते थे। साथ ही साथ प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। प्रस्तावना संविधान का दर्शन क्यों है? इसीलिए क्योंकि पूरा का पूरा संविधान प्रियम्बल से इंस्पायर होता है, पूरा का पूरा संविधान प्रस्तावना से अभिप्रेरित होता है, इसीलिए प्रस्तावना संविधान का क्या है? दर्शन है। एक बार रिपीट कर देता हूं। प्रस्तावना कहां से ली गई है? अमेरिका से ली गई है। प्रस्तावना संविधान का ट्रेलर है, संविधान का परिचय पत्र है। भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। न्याय का आदर्श रूस की क्रांति से लिया गया है। बंधुता, समानता, स्वतंत्रता कहां से लिया गया है? फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। ठीक है, प्रस्तावना संविधान निर्माताओं के मन मस्तिष्क को झलकाती है, मन मस्तिष्क संविधान निर्माताओं की सोच को प्रदर्शित करती है। यस, डेफिनेटली। ठीक है, प्रस्तावना संविधान का दर्शन है। जी हां, संविधान का दर्शन है, क्योंकि प्रस्तावना से संविधान अभिप्रेरित होता है। प्रस्तावना क्या न्यायालय में प्रवर्तनीय है? नहीं, प्रस्तावना न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, इसे कोर्ट में जाके क्लेम नहीं किया जा सकता है। यह न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं है, न्यायोचित नहीं है, वाद योग्य नहीं है। प्रस्तावना में संशोधन हो सकता है? जी हां, हो सकता है। 368 के तहत हुआ है, एक बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन, और उसके द्वारा 3 शब्द जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेकुलर इंटीग्रिटी, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है? जी हां, प्रस्तावना संविधान का भाग है। केशवानंद भारती केस में यह स्पष्ट हो गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। साथ ही साथ LIC इंडिया केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रियम्बल इज अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, प्रस्तावना संविधान का भाग है। तो अभी जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं, अगर इसको आपने देखा है
तो प्रियम्बल से सवाल बनेगा, तो यहाँ से जरूर संभावनाएं हैं कि आरओ में आपके यहाँ सवाल बन सकते हैं। आई होप आपने सेशन को एंजॉय किया होगा, अच्छा लगा तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको कैसा लगा। साथ ही साथ एक सूचना ले लीजिए कि इस समय हमारे यहाँ उत्कर्ष परिवार में बिग समर सेल ऑफर चल रहा है। ठीक है, शानदार बचत, दमदार तैयारी। उत्कर्ष एप्लीकेशन में अगर आप यूपीपीसीएस के किसी भी कोर्स में, किसी भी ऑनलाइन कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको मिल रहा है अप टू 90% तक का डिस्काउंट। ध्यान रखिएगा, अप टू 90% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है। ठीक है, और इसमें 90% तक का डिस्काउंट तो मिल ही रहा है, साथ साथ 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। किसी भी कोर्स में आप एनरोल करते हैं तो आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिल रही है। और यदि आप प्राइम कोर्स में, देखो 2 तरह के कोर्सेज हमारे यहां चलते हैं, एक प्राइम एक स्टैंडर्ड। अगर आप प्राइम कोर्स में एनरोल करते हैं तो आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन उसके लिए आपको एक कूपन कोड अप्लाई करना होगा, दैट इज प्राइम। यदि आप प्राइम कोर्स में एनरोल करते हैं तो इस डिस्काउंट के साथ साथ आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा, बशर्ते आपको कूपन कोड अप्लाई करना होगा प्राइम। तो भैया हमारे साथ एनरोल करिए और अपनी तैयारी को दमदार बनाइए, बेहतरीन बनाइए। और मेरी शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों, देश और समाज के विकास का माध्यम बने। ठीक है, क्योंकि आप भारत का भविष्य हैं और एक सभ्य समाज का निर्माण आप सभी के माध्यम से ही हो सकता है। तो मेरी और हमारे उत्कर्ष परिवार की शुभकामनाएं कि आप सब चयनित हों और देश का, समाज का, परिवार के विकास का माध्यम बने। जय हिंद, नमस्कार।